हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट नंबर 40 लेकर आए। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे थ्री डायमेंशनल पार्टिकल के अंदर जब आपका कोई कण थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो। पहले अपन ने पढ़ लिया वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, आज अपन पढ़ेंगे जब आपका कोई कण थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लागू होती है वो अपने को देखना है। तो आपका टॉपिक है आज का, अपन शुरू करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिट नंबर थर्ड आपकी शुरू हो चुके हैं और यूनिट थर्ड में सारे बड़े बड़े टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, इसलिए आप एक एक चीज़ों को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आज अपन शुरू करने चाह रहे हैं आपका कि जब कोई कण आपका थ्री डायमेंशनल, पहले क्या बताया था अपन ने, वन डायमेंशनल में था, तो वन डायमेंशनल में सिर्फ अपने पास एक एक्स था, अपने पास जो समीकरण बनी सिर्फ एक्स में। अब अपने पास जो समीकरण बनेगी वो एक्स वाई और जेड में बनेगी। पहले आपका बॉक्स ऐसे था वन डायमेंशनल, अब आपका थ्री डायमेंशनल के रूप में बनेगा, है ना। यस, शुरू करते हैं अपन। त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण, आपका टॉपिक हो जाएगा त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण, है ना। जब आपका कण कोई त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो तो अपन इसमें एक और लिखेंगे कि पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, पार्टिकल इन ए थ्री डायमेंशनल बॉक्स, पोटेंशियल बॉक्स। पार्टिकल जब आपका कोई पर्टिकुलर कण किसमें हो कि आपका पार्टिकल इन है थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, है ना, कि त्रिविमीय विभव बॉक्स। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, विभव बॉक्स। जब त्रिविमीय बॉक्स में अपना कण होगा तो इसका प्रोसेस कैसा होगा अपने को देखना है ना। तो चलो आइए अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं थ्री डायमेंशनल का, है ना। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसे बन जाएगा, चौका रख दी मैंने, अंदर डाल दिया ना, एक मिनट रुकिएगा आप। पहले ना मैं पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रिपेयर सेंटर के अनुसार बना देता हूँ इसको। ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल के अनुसार बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं बैठेगा यार, थ्री डायमेंशनल बॉक्स आपका ऐसे ही बैठेगा। हल्का से इसको अपने को तिरछा करना है ना, है ना। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिएगा आप, ये जो आपकी अक्ष है ना इसको अपन टाइट कर देते हैं, ये जो अक्ष है ना इसको अपन टाइट कर देते हैं, है ना। और एक ये ऊपर वाली, थोड़ा सा इसको इधर लेता हूं ना, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, ये पूरा आपका थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है और इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका एम द्रव्यमान का एक कण है, एक्स वाई और जेड, है ना। थ्री डायमेंशनल हो गया, आप पर्टिकुलर एक्स तीनों डायरेक्शन में बता सकते हैं, इसको करने में ठीक रहेगा, एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर ये एम द्रव्यमान का जो कण है वो पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और आप चाहो तो इस कण की भुजा वगैरह पोटेंशियल के अंदर, आपको पता विभव के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। और ए बी और सी तीनों जो भुजा है ना उनकी लंबाई कितनी होगी आपको पता है, ए बी एंड सी, ये तीनों भुजाओं की लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। लेंथ हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ठीक है, सी ऊंचाई हो गई, ये ऐसे हो जाएगी। लंबाई तो हो गई आपके पास ये
ए, चौड़ाई होगी आपके पास बी और ऊंचाई हो गई ये सी, है ना, ऐसे अपन बता सकें। ये आपका 3 डायमेंशनल बॉक्स हो गया। अब अपन इसमें लिखना शुरू करते हैं कि माना ए लंबाई, बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई के, माना ए लंबाई, बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई के, माना ए लंबाई, बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई के, ये तीनों है ना, तीनों चीज हो गई कि त्रिविमीय बॉक्स में एम द्रव्यमान तथा ई ऊर्जा वाले कण, ऊंचाई के त्रिविमीय बॉक्स में एम द्रव्यमान तथा, त्रिविमीय बॉक्स में एम द्रव्यमान तथा ई ऊर्जा वाले कण की, तथा ई ऊर्जा वाले कण की गति पर विचार करते हैं। ठीक है, कि एक कोई कण है कि ए लंबाई, बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई का त्रिविमीय बॉक्स है, उसमें एम द्रव्यमान और ई ऊर्जा का एक कण है, उसकी गति पर अपन क्या करें, पर्टिकुलर विचार करते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि बॉक्स के अंदर विभव शून्य तथा इसके बाहर क्या होगा, अनंत है। आपको पता है कि बॉक्स के अंदर विभव शून्य, पहले अपन है ना एक विभव क्या था ना, उसका ध्यान रखिएगा। अंदर तो अंदर क्या हो गया, विभव शून्य तथा बाहर अनंत। कैसे, वो 1 डायमेंशनल था ना, ये ऐसे अपन बताया था 0 से ए, तो यहां पर आपका Vx अनंत था, बाहर जैसे बाहर निकलेगा ना अनंत था, और यहां पर आपका Vx अंदर कितना था, 0। तो यही चीज है, अंदर तो विभव ये है, जैसे बाहर निकलेगा 3 डायमेंशन से वहां क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर आप देखिए कि बॉक्स के अंदर विभव शून्य तथा बाहर क्या है, अनंत है। फिर उसके बाद आप पुनः आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि अर्थात V अर्थात V एक्स वाई जेड बराबर 0, है ना, अर्थात V एक्स वाई जेड बराबर क्या हो गया, 0। और ये चीज़ कब लागू होगी, ये चीज़ है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए आप, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है ना, उसके लिए अपन 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं ना, वही। और ये चीज़, ये तीनों चीज़ें लागू होती, जैसे जैसे 1 डायमेंशनल पढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देख लिया कि V एक्स वाई जेड बराबर 0, या 0 से बड़ा होगा x, a से छोटा होगा 0 y b, ये वाली लिमिटेशन लग जाएगी। 0 z c, फर्स्ट वाले में ऐसे कैसी लग रही थी, एक विमीय बॉक्स में, इसका मतलब त्रिविमीय बॉक्स में ऐसे ऐसे लग जाएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप मेरे को बताइए, यहाँ तक ठीक है क्या, एक बार वापस समझिए, क्योंकि बोर्ड आपका कम से कम बार बार मिटेगा, ये लंबे लंबे टॉपिक है। अभी तो अपने को श्रोडिंगर समीकरण निकालने, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें भी अपना बोर्ड क्या होगा, बार बार अपने को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका टॉपिक क्या होगा, पूरा कंप्लीटली सोल्व होगा, है ना। तो अब इसमें आप देखिए यहाँ पर कि माना ए लंबाई, बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई के त्रिविमीय बॉक्स में एम द्रव्यमान तथा ई ऊर्जा वाले कण पर की गति पर अपन विचार करें। एम द्रव्यमान और ई ऊर्जा का एक कण जो इसके अंदर गति कर रहा है। फिर उसके देखिए बॉक्स के अंदर विभव शून्य तथा बाहर क्या है, अनंत है, अर्थात वी एक्स वाई जेड बराबर 0, और ये लिमिटेशन लागू हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम भी मिटा रहा हूँ मैं। अब आगे चलिए आप पुनः, ये लाइन भी मिटा लेता हूँ ना, त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति अपने को देखनी, अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा ताकि अपन आराम से कर सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। यस, अब देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, अब अपने पास हो जाएगा, आप भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे, ठीक है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे। और अब आप देखिए आगे चलिए, काल आश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण से, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण से, श्रोडिंगर इक्वेशन से, है ना,
टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी उससे अपन करेंगे। तो आपके पास क्या जी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर 0, है ना। ये जो भी आपकी समीकरण थी वो अपन ने लिख ली, 2m साई बराबर 0, ये समीकरण थी, ये अपन ने लिख ली ऐसे कैसे। अब आप देखिए इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण अपने पास डेल था यहाँ पर, यही थी ना 3 डायमेंशनल इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, साई एक्स वाई जेड तीनों में अपन यहाँ पर इसका साई सेट कर देंगे, है ना। तो आपकी नई समीकरण ऐसा बन जाएगी आपके पास, लास्ट का तो के स्क्वायर साई ऐसे कैसे रहेगा, है ना, कि अब आपके पास इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई एक्स वाई और जेड, है ना, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई इसके साथ भी एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस इस पूरे को मैं मान लेता हूँ के स्क्वायर, है ना, प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आपको पता ना अपन मानते हैं कि माना के स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ये मानते हैं अपन, के बराबर किसके बराबर हो गया, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है। एक्स वाई आपको पता है अपना कण एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, अपना कण वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, और अपना कण कंटिन्यू गति करता हुआ कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, जे डायरेक्शन में जा सकता है। तो अपन एक नई इक्वेशन बनाएंगे, चरों के पृथक्करण विधि, सेपरेशन बाय वेरिएबल। वेरिएबल को अपन सेपरेशन करेंगे तो अपन ऐसे देखेंगे कि एक समय ऐसी सिचुएशन जब कण आपका एक्स दिशा में हो, एक समय ऐसी सिचुएशन जब कण आपका वाई डायरेक्शन में हो, और एक समय ऐसी सिचुएशन जब आपका कण पर्टिकुलर जे डायरेक्शन में हो। तो ये तीनों अपन सेपरेशन विधि का यहाँ पर यूज करेंगे और फिर अपन इस टॉपिक को देखते हैं ना। तो देखिए आप आगे अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने को पता है कि एक्स वाई जेड स्वतंत्र राशियां हैं, चूंकि एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर राशियां हैं, है ना, एक्स वाई जेड क्या है आपकी स्वतंत्र चर राशियां हैं। तो समीकरण 1 को चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करने पर, है ना, समीकरण 1 में चरों के पृथक्करण विधि के उपयोग से चरों की पृथक्करण सेपरेशन करना है ना, विधि के उपयोग से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को अपने क्या करना है, अलग अलग करना है। यस, इधर आइए आप, तो आपके पास नई जो सिचुएशन आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगी कि साई एक्स वाई जेड बराबर एक्स एक्स वाई वाई डॉट जेड जेड, समीकरण नंबर 2। ये बहुत ही काम की आएगी आपके, यहीं पर अपन सीधा मान पुट करेंगे। ध्यान रखिए यहीं पर अपन जब भी कोई कण आपका त्रिविमीय बॉक्स में गति करेगा उसकी गति की इक्वेशन यहीं से आएगी सीधी। अपन एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड तीनों का मान अपन अलग से निकाल लेंगे, और जो भी मान अलग से आएगा अपने को सीधा इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास चरों के, क्या लिखा अपन है कि एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर राशि यहाँ पर। तो समीकरण 1 में चरों के पृथक्करण विधि सेपरेशन क्या अपन है, तो साई एक्स वाई जेड को अपन ने ऐसे लिख दिया कि 3 अलग अलग राशियों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ एक्स एक्स चर राशि x का फलन, y चर राशि y का फलन तथा z चर राशि z का फंक्शन, ठीक है। चर राशि x का फलन, ये चर राशि y का फलन तथा जेड जेड किसका हो गया, चर राशि z का फंक्शन है। तीनों चीजें हो गई यहाँ पर। जब आपके पास तीनों चीजें आ गई, अब अपन इसको कैसे कर सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिए आप, है ना, कि समीकरण 2 का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है, रखिए आप। तो अब देखिए आप यहाँ पर जो x है ना, वहाँ पर सिर्फ अपन x का लेंगे, वही z को अपन बाहर निकाल देंगे। एक बार मैं समीकरण लिख लेता हूँ ना, ताकि आपको समझने में ठीक रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ, तो आपकी समीकरण ऐसे बन जाएगी कि y z डॉट डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे अपन वापस डेल वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस डेल जेड स्क्वायर, तो आपका एक्स वही आगे आ जाएगा, एक्स वाई डॉट डेल स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा अंदर जेड, है ना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। आपकी समीकरण ऐसे सेट हो गई, समझ में आ गया। आपकी समीकरण पूरी पर्टिकुलर ऐसे सेट होगी, अलग अलग रूप में। एक और है ना, प्लस ये वाला लाम और के स्क्वायर साई, तो प्लस के स्क्वायर एक्स एस वाई, थोड़ा सा अपन इसको इधर लेते हैं ना, इस मान को अपन थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ताकि आपकी समीकरण पूरी कंप्लीटेड आ जाएगी, है ना। ये आ गया। अब इसके बाद आगे क्या हो जाएगा आपके पास, आगे हो जाएगा आपके पास प्लस एक्स एक्स जेड जेड हो गया। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास हो जाएगा यहाँ से दो चीज़ें तो हो गई, एक्स वाली हो गई, जेड वाली नहीं, वही जेड एक्स जेड हो, तो डेल स्क्वायर वही आएगा, बीच में क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वही, है ना। यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही कि यहाँ पर जब अपन एक्स स्क्वायर लग रहे हैं ना, तो वही जेड को अपन बाहर कर दिया, यहाँ पर वही स्क्वायर है, तो एक्स और जेड आपका बाहर आ जाएगा ना। तो एक्स एस जेड डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, आगे देखिएगा आप प्लस करके, प्लस ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी, जेड है तो एक्स वाई दोनों बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे एक्स एक्स वाई और डेल स्क्वायर साइन नहीं आएगा, डेल स्क्वायर वही, डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स एक्स वही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अब साई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपके पास प्लस के स्क्वायर साई, है ना, तो अपने पास हो जाएगा एक्स एक्स वाई जेड बराबर 0। ये यहाँ तक आप देखिएगा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पॉइंट बन गया। अब अपन इसमें इस समीकरण में कुछ डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपकी समीकरण वापस चेंज होगी। अब वापस कैसे चेंज होगी, एक बार देखिएगा, बोर्ड पूरा कंप्लीट मिल चुका है। फर्स्ट बार अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर इधर कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया। अब अपने पास सेकंड बार इधर से और उधर से पूरा बोर्ड भर गया है ना। अब अपने को उसको मिटाना है, वापस इधर और अपन इधर लिखेंगे। तो देखिए अपने पास क्या क्या चीज़ें आई कि टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी अपन है, क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई बराबर 0। समीकरण लिख ली। फिर उसके बाद अब आप देखिए इसको अपन ने एक्स वाई जेड अपना 3 डायमेंशनल बॉक्स है, तो डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों जगह जोड़ दिया, प्लस इस पूरे को मैंने मान लिया के स्क्वायर। अपन हर बार मानते आ रहे, यही मानेंगे हर बार। अपन इसको अपने के स्क्वायर माना, तो के स्क्वायर साई बराबर 0। अब अपन वही सेपरेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आप कि चूंकि यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ ना एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर राशियां हैं, तो समीकरण 1 में चरों के पृथक्करण विधि के उपयोग से, है ना। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर एक नई समीकरण बनाई कि साई एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जो एक्स पर डिपेंड करेगा वही कैपिटल वाई और वाई पे डिपेंड करने वाला, कैपिटल जेड जो सिर्फ जेड पे डिपेंड करने वाला। ये समीकरण बहुत काम आएगी अपने। यहाँ लिखा जहाँ एक्स एक्स चर राशि एक्स का फलन, वाई वाई चर राशि वाई का फलन तथा
जेड जेड चर राशि जेड का फंक्शन है। अब देखिए समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पर 2 को मैंने कैसे सेट किया, यहाँ पर क्या है साई एक्स वाई जेड, देखिए पहला पद, तो मेरे को पूरा मान लिखना है, ये ऐसे, तो पूरा मान लिखने का मतलब जो नीचे है ना उस मान को मैंने यहाँ सेट कर दिया, बाकी इसके आगे लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो देखिए मैंने इस मान में जब लिखा तो वही जेड जेड को आगे लिख दिया, डॉट डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। प्लस यहाँ नीचे वही स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 मान आगे लिख दिया मैंने, क्योंकि साई का अपने को पूरा मान लिखना है, तो मैंने क्या किया एक्स एक्स और जेड जेड को आगे लिख दिया, डेल स्क्वायर साई वही है ना, वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या आपका जेड स्क्वायर आगे, तो एक्स एक्स और वही को अपन आगे निकाल लिया, डेल स्क्वायर जेड जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर और इस साई की जगह एक्स एक्स वही जेड जेड, ये हो गया। अब इस समीकरण में इसका पूरा भाग देंगे, ये जो समीकरण बनी ना, यहां से मैं मिटा रहा हूं, इधर से देखिए, थोड़ा बहुत लेंथी टॉपिक है इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, कि टॉपिक थोड़े लेंथी पड़ जाते हैं इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा आप। तो अब अपन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में एक्स एक्स वही जेड जेड से भाग देने पर, है ना, इस समीकरण में किस किस का भाग देना अपने को, एक्स एक्स वही और जेड जेड से भाग देने पर। अब आप दीजिए भाग, तो आपके पास क्या बच जाएगा। अब देखिए जब आप सबसे पहले इस पूरे का भाग इसमें दोगे तो आपको पता है ये पीछे का मान तो कट जाएगा, है ना, ध्यान से देखिए, देखो इस पूरे के अंदर अपन भाग दे रहे तो पीछे का मान तो आपका एक कट गया, तो आपके पास यहाँ से तो क्या बच गया, आपके पास यहाँ से बच गया आपके पास 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहे हैं कि अपन ऐसी समीकरण बना रहे हैं जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करे, एक समीकरण आपकी सिर्फ वाई पे डिपेंड करे और एक समीकरण आपकी सिर्फ जेड पे डिपेंड करे, इसलिए अपन ऐसे बना रहे हैं। तो यहां से देखिए ये बच गया, प्लस अगले स्टेप में देखिए आप ये पूरा कट जाएगा तो आपके पास क्या बच गया 1 अपॉन वही डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में प्लस 1 अपॉन जेड जेड, जब इसमें भाग देंगे ना ये वाला, सॉरी ये दोनों कट गया और आपके पास क्या बच गया डेल स्क्वायर जेड जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास एक नई समीकरण ऐसे प्राप्त होगी, है ना, प्लस के स्क्वायर बराबर 0। आप चाहो तो इसको उधर भेज दीजिए, है ना, बराबर। अब यहां पर देखिए ये पूरा कट जाएगा, एक्स एक्स वही जेड जेड पूरा कटे तो के स्क्वायर बचा, मैंने उसको उधर भेज दिया, तो बराबर का माइनस के स्क्वायर। ये नई समीकरण आपको मिल गई, है ना। एक बार वापस देखिए, ये आपके पास एक समीकरण है, इस समीकरण को अपन ने क्या किया, ये जो समीकरण है इस उपरोक्त समीकरण में एक्स एक्स वही जेड जेड से डिवाइड करने पर, है ना, तो एक समीकरण को जब अपन इसे डिवाइड किया तो आपके पास एक नई समीकरण ऐसे बन गई 1 अपॉन एक्स एक्स, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, नीचे सिर्फ एक्स एक्स बचेगा, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वही डेल स्क्वायर वही अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड जेड डेल स्क्वायर जेड जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये क्यों किया कि इसके सारे मान अलग है, अलग अलग रूप में डिवाइड हो रहे हैं और इसके स्क्वायर को अपन ने इधर भेज दिया। अब आप आके देखिए क्या होगा अपने पास कि इस समीकरण में LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसके तीनों पद, इस समीकरण में LHS के तीनों पद परस्पर एक दूसरे से फ्रीडम है। LHS के तीनों पद परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, है ना, दिख रहा है कि इस समीकरण में LHS के तीनों पद एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं, इसलिए प्रत्येक पद किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक पद किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। ठीक है कि पर्टिकुलर सारे पद किसके बराबर हो जाएंगे, किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। अब अपन देखिए नई समीकरण निकालेंगे यहाँ से कि
ये भी पूरा कांस्टेंट इसके बराबर हो गया के एक्स स्क्वायर, ये भी पूरा कांस्टेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये भी पूरा कांस्टेंट इसके बराबर हो जाएगा। तीनों अलग अलग है, एलएचएस के तीनों पद परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसलिए प्रत्येक पद किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए। मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इनका कोई लेना देना नहीं, ये आपका के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर से मिटा रहा हूँ है ना, तो आपके पास ये समीकरण काम आएगी, इसको ध्यान से रखिएगा आप, है ना। यस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपके पास हो जाएगा कि 1/xx डेल स्क्वायर xx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये है ना, एक कांस्टेंट ले लिया और अपन इसको किसके बराबर मान लिया, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, आप उसको उधर भेज दीजिए। जब आप इस मान को उधर भेज दोगे फिर वापस इधर को इधर ले आओगे तो आपके पास क्या समीकरण बन जाएगी, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स एक्स बराबर 0। समीकरण नंबर 3 बहुत काम आएगी आगे, है ना। क्या समीकरण बन गया आपके पास, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 3। तथा एक आपके पास ये बन जाएगी 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर वही माइनस के वाई स्क्वायर, है ना। तो इसको भी आप क्या लिख दोगे कि डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर y बराबर 0, समीकरण नंबर 4, है ना। एंड एक और बन जाएगी आपके पास, ये लास्ट वाला मान है ना, लास्ट वाला बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर जेड जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर जेड जेड बराबर 0, समीकरण नंबर 5। अब देखिए आपके पास तीनों फ्रीडम इक्वेशन बन गई। अब अपन तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, 3 4 5 अलग अलग सोल्व करेंगे, फिर सीधा समीकरण 2 में मान पुट कर देंगे। तो जब कोई कण आपका त्रिविमीय बॉक्स में हो तो उसकी गति का समीकरण आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर रूप में समझ में आ रही हो, ठीक है ना। पहले एक इक्वेशन सोल्व करूंगा मैं, एक ही समीकरण सोल्व करूंगा, 2 समीकरण सीधी डायरेक्ट सोल्व हो जाएगी। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा आप, अपन सिर्फ एक समीकरण सोल्व करेंगे, जब एक सोल्व होगी तो अपन चौथी और पांचवी को अपन डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। तो देखिए आप क्या क्या अपन ने कि ये जो समीकरण थी इसको अपन ने तीनों अलग अलग रूप में लिखा। तो सबसे पहले ये वाली समीकरण कि 1/xx डॉट डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको उधर भेज दिया, इसके साथ इंटू में जाएगा, जब आप इसको इधर ले आओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स एक्स बराबर 0, एक बन गया आपकी समीकरण नंबर 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार इस वाला पद को उठाया मैंने, तो 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस के वाई स्क्वायर, ये वापस उधर चला गया, आपके पास नई समीकरण बन गई डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y बराबर 0, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 4। ऐसा कैसे, ये मान इसको भी मैंने सीधा लिख दिया, डेल स्क्वायर जेड जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जेड जेड बराबर 0, समीकरण नंबर 5। तीनों बन गई। अब मैं सिर्फ एक इसको लेके सोल्व करूंगा, इन दोनों का अपन डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। तो अब आप देखिए आगे, इधर से मैं मिटा रहा हूँ। अब अगले स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा, अब अगले स्टेप में अपने पास आ जाएगा कि माना समीकरण तथा के स्क्वायर जो है ना, एक चीज़ और मान लेना आप, तथा के स्क्वायर जो है ना वो के एक्स स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ये होता है, और ये मान कितना है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अपन के एक्स के वाई और के जेड 3 टुकड़ों में बात करें, आपको पता है जब भी आप के स्क्वायर करते हो तो किसके बराबर होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब सीधा अपन समीकरण 3 को सोल्व करते हैं कि माना समीकरण 3 का हल निम्न है, माना समीकरण 3 का हल निम्न है ना। अपन मान के चल रहे हैं कि माना समीकरण 3 का हल निम्न है, जो अपन पर्टिकुलर x के रूप में लिखेंगे। तो अपने पास हो जाएगा x बराबर a साइन के एक्स, ये होता बार बार अपन ये लिखते हैं a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये लिखेंगे अपन a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 6।
है ना, जहाँ ए व बी दोनों कांस्टेंट है, वही जो बार बार चीज़ें करते हैं अपन, जहाँ ए व बी दोनों कांस्टेंट है और इनका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, सीमांत प्रतिबंधों से। उसमें बी तो जीरो हो जाएगा और ए अपने को चाहिए, ए का मान √2/a, जैसे अपन करते हैं ना वैसे के वैसे यहाँ होगा। तो जहाँ ए व बी कांस्टेंट है जिनके मान सीमांत प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, जहाँ ए व बी कांस्टेंट हैं जिनके मान सीमांत प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, जिनके मान बाउंड्री कंडीशन है ना, सीमांत प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। ओके, ए व बी कांस्टेंट है जिनके मान सीमांत प्रतिबंध, जो बाउंड्री कंडीशन अपन पढ़ी है ना, उससे अपन ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले x बराबर a पर, है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या लगती है कि x बराबर 0 पर x बराबर 0, यही करते हैं ना, साई x लेते हैं यहाँ पर x और एक होगा आपका x बराबर a पर भी, x बराबर a पर भी आपका x कितना हो जाएगा 0। दो कंडीशन लगानी है आपको, दो शर्त लगानी, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले ये शर्त लगाऊंगा ना समीकरण 6 में, इधर से मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया कंप्लीट, इधर से मिटाते हैं अपन। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा और है, यस, समीकरण 6 से है ना, x बराबर 0 पर एक्सेस आपका 0 है ना, फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन से 0 है ना। तो आप देखिए समीकरण 6 से x बराबर 0 पर, है ना, x बराबर 0 पर फर्स्ट कंडीशन लगाना है ना, x बराबर 0। तो आप देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर a साइन kx 0 प्लस b cos kx 0। अब आपको पता है ये पूरा 0 हो गया, तो इसका मतलब b cos 0 1 होता है, तो आपके पास b बराबर कितना हो गया 0। जब अपन एक चीज़ लगाई ना तो b बराबर 0 हो गया। तो समीकरण 6 से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 6 से आपके पास x कितना हो जाएगा आपके पास a साइन kx, यही बचेगा, a साइन इक्वेशन नंबर a। देखिए ये पूरा पीछे का 0 हो गया, तो आपके पास x बराबर के आगे a साइन kx। अब आप सेकंड कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन से तो x बराबर a पर, है ना, x बराबर a पर x आपका 0 है ना, इस पर भी आपका x कितना होगा 0। तो पुनः देखिए आप वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे अपन सीधा समीकरण a में, तो आप समीकरण 6 से देखेंगे, आप समीकरण 6 से आप देखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 बराबर a साइन kx a प्लस 0, पीछे ऑलरेडी 0 है क्योंकि आपके पास b 0 आया हुआ, तो आपके पास ऑलरेडी 0, तो आपके पास एक मान आ गया a साइन kx a बराबर 0, है ना। तो आप यहाँ से क्या सीख सकते हो कि a साइन kx a बराबर 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अपन ने पहले किया ना, जब अपन दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तो फिर इस समीकरण का मतलब ही क्या है, जो अपन ने समीकरण मानी ना, इसका मतलब ही क्या निकलेगा, जब आपके दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b तो अपन ने 0 बता दिया, हर बार अपन ऐसे ही करेंगे, b अपन 0 बताएंगे लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो आइए एक बार इसको अपन समझते हैं कि जो समीकरण 3 बनी उसका हल निम्न अपने लिख दिया, x बराबर a साइन kx प्लस b कोस kx, समीकरण नंबर 6 बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद जहां a और b कांस्टेंट है जिनके मान बाउंड्री कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन बनती है ना, उनसे अपने को ज्ञात करना है ना, कि जिनके मान सीमांत प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। तो अपने पास क्या चीज़ होगी, अपने पास हो गई कि x बराबर 0 पर x बराबर 0 और x बराबर a पर x बराबर 0, ये दोनों कंडीशन समीकरण 6 में लगाई, ये सारा सामने लिखा हो, तो b तो आपका 0 हो गया, तो एक आपके पास नई समीकरण ऐसे प्राप्त होगी। और सेकंड कंडीशन लगी तब आपको पता है a साइन kx बराबर 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इधर से मिटा रहा हूँ, है ना, ये समीकरण टूट कर आपको ऐसे प्राप्त हो गई। बट a इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब क्या हो जाएगा आपके पास कि साइन
के एक्स ए बराबर 0, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन एन एक्स पाई, एन पाई है ना, तो एन एक्स पाई लिख सकते हैं अपन। तो साइन से साइन कट गया, आपके पास क्या हो गया, के एक्स ए बराबर एन एक्स पाई, है ना। के एक्स ए बराबर कितना हो गया, एन एक्स पाई, जहाँ एन एक्स आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से आपके पास के एक्स, इस के एक्स का मान कितना हो गया, एन एक्स पाई अपॉन ए। अब आप चाहो तो के वाई कितना लिख सकते हो, एन वाई पाई अपॉन बी। अगर आप के वाई लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, एन वाई पाई अपॉन बी। इसी प्रकार आप के जेड लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, एन जेड पाई अपॉन सी, है ना। बस एक मान निकाले अपने पास, के एक्स बराबर कितना हो गया, एन एक्स पाई अपॉन ए। अब अपने को निकालना कांस्टेंट ए का मान, जो प्रसामान्यीकरण शर्त के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि कांस्टेंट ए का मान प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार, कांस्टेंट ए का मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना, प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार, प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार, ओके। प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या होती है आपको पता है कि 0 से ए एक्स स्टार एक्स 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 डी एक्स बराबर 1, ये होती है ना, ये पूरा मान 1 होता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण ऐसे, इसका मान अपन यहाँ पुट कर देंगे, समीकरण ऐसे, समझ में आ रहा है। अब मैं इधर से मिटा रहा हूँ, बस ऐसे है ना। बोर्ड का ध्यान रखना, आपका बोर्ड 4-5 बार कंटिन्यू मिट रहा है, इसलिए जब आप कंप्लीटली नोट्स बनाओगे ना, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आएगी, है ना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यस, अब क्या हो जाएगा, समीकरण ए से जब आप इसमें मान पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से ए स्क्वायर साइन के एक्स एक्स, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स एक्स डी एक्स बराबर 1। जैसे पहले इंटीग्रेशन कराया पहले वाले टॉपिक में एक भी में बॉक्स में, वैसा के वैसे आपको इंटीग्रेशन करना, और आपके पास ए का मान आ जाएगा √2/a। ए का मान आपके पास कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपके पास √2/a। तो अब अपने क्या करेंगे, ए वे के एक्स का मान समीकरण ए में रखने पर, ए वे के एक्स, ये होगा ना के एक्स का मान समीकरण ए में, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं मैं ना क्योंकि टाइम होने वाला है, समीकरण ए में रखने पर, ओके। ए और के एक्स दोनों आप रखिए समीकरण ए में, तो आपके पास नई समीकरण बन जाएगी, एक्स बराबर क्या थी, ए, तो √2/a, ए साइन के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एन एक्स पाई अपॉन ए, ये होगा एक्स बराबर √2/a साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 7। एक्स का पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब मैं वही का डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 4 5 जो समीकरण बनी थी ना उनको अपन सोल्व कर रहे हैं, तो तीसरी समीकरण को मैंने सिर्फ एक्स लेके ये पूरा सिस्टम चला और ये पूरे सिस्टम से अपने पास ये समीकरण आ गई। तो इसी प्रकार अगर आप वही वाली करोगे तो आपके पास वही बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √2 वही के साथ बी हो रहा है ना, साइन एन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एन वाई पाई अपॉन बी, और बाहर कितना हो जाएगा वही। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया ना, ऐसा अपन सीधा करें, आप सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा। इधर से मिटा रहा हूं पुनः, है ना, तथा जेड वाले भी लिख दीजिए आप, तथा जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा वापस √2/c साइन एन जेड पाई अपॉन सी, साइन एन जेड पाई अपॉन सी जेड, समीकरण नंबर 9। 7 बन गई, 8 बन गई, 9, तीनों समीकरण हो गई। अब आप इन तीनों को समीकरण 2 में रख लीजिए, ये जो तीनों समीकरण बनी ना उनको आप किस में रख लीजिए, समीकरण 9 में रख लीजिए, ठीक है। जहां के वाई आपके पास ये हो गया, के जेड ये हो गया, के वाई ये हो गया, तो अतः 3b में बॉक्स में कण का संपूर्ण तरंग फलन कितना हो जाएगा, कण का संपूर्ण तरंग फलन समीकरण 2 से, है ना, क्या आता है 3b में बॉक्स में कण का संपूर्ण तरंग फलन समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में आपको क्या करना है, ये तीनों मान पुट कर लीजिए, एक्स वाई और जेड। तो आपके पास समीकरण 2 ये थी, साई
एक्स वाई जेड बराबर एक्स एक्स, एक्स एक्स की जगह कितना आ गया आपको पता है, √2/a इंटू, फिर ये लिखोगे आप √2/b इंटू एक आप लिखोगे √2/c। तो ये पूरा ऐड होकर आपके पास कितना हो जाएगा, ये पूरा मान ऐड हुआ, इंटू हुआ और आपके पास अंडरवुड में हो गया √8/ABC। ये हो गया एक्स एक्स। अब एक्स एक्स का पूरा नाम ये हो गया, आप लिखोगे आगे साइन nx π/a x डॉट, इधर से मैं मिटा रहा हूँ ना, पूरी लंबी समीकरण जाएगी, तो मैं इधर से मिटा रहा हूँ ये, है ना, ये पूरी आपकी लंबी इक्वेशन जाएगी, तो इधर से अपन ने मिटा लिया। और अब आप आके देखिए, एक तो ये मान हो गया डॉट साइन ny π/by डॉट साइन nz π/c z। ये आपकी पूरी समीकरण कंप्लीट। बस अभी सिर्फ कण का तरंग फलन आया आपके पास, है ना। अभी इसमें और भी मान निकालने जो अपन आगे वाले पार्ट में देखेंगे। ये आपकी एक समीकरण पूरी कंप्लीट आ गई कि जब भी कोई कण आपका त्रिविमीय बॉक्स में गति करेगा उसका तरंग फलन कितना हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड बराबर √8/ABC साइन nx π/a x साइन ny π/b y डॉट साइन nz π/c z। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि त्रिविमीय बॉक्स में गति करते हुए कण की तरंग फलन निकाली। एक जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा अभी बाद में लिखाऊंगा, मेरे इसको आइगन मान आइगन फलन सारे निकालने, जब ये सारे निकल जाएंगे ना तब मैं आपको बड़ा सा एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखाऊंगा, है ना। तो एक बार मैं आपको बार बार बोलूँगा, लेंदी टॉपिक है, मैंने सारी चीज़ें खोल के लिखी। तो आप क्या करोगे, एक एक जब आपके नोट्स बनाओगे ना, क्योंकि बार कम से कम 7-8 बार अपना बोर्ड एरेज हुआ है, बोर्ड मिटा 7-8 बार, तो एक एक चीज़ आप कंप्लीटेड लिखिए, कैसे कैसे मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, कैसे किए सीक्वेंस से क्या आ रहा है उनको लिखिए, फिर जाके आप सारी चीज़ें कंप्लीट समझ आओगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।